हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मीन्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और उसी के क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है क्वार्क्स पार्टिकल को लेकर, और इसको हम लोग समझते हैं कि क्वार्क्स कण क्या होते हैं। चलिए, तो आप लोग हेडिंग करेंगे क्वार्क्स, और ध्यान रखिए इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स ही बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे, क्या क्वार्क्स। ओके, अब ये क्वार्क्स कण है क्या, इसके बारे में हमको सबसे पहले किसने बताया? तो इसके लिए हम लोग बिंदुवार करके लिख लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं। तो बस हमको उतना जानना है जितने से हमको कोई टिप्पणी करे अगर क्वांटाइजेशन आप चार्ज पे, तो हम लोग उसको समझा दें, बस ध्यान देंगे। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता कौन थे, किसने हमको इसके बारे में सबसे पहले बताया? तो वो थे गैलमान। ओके, एक वैज्ञानिक थे। कब की बात है? तो ये बात है 1964 ईस्वी की, यानी एडी की। बात समझ में आ गई? 1964 एडी की, ठीक है। ये है क्या, क्या बताया इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो आपका क्वार्क्स पार्टिकल है, इन्हीं के संयोग से, यानी इसके इसके संयोग से ही, ध्यान देंगे, इसके संयोग से ही प्रोटॉन, कम न्यूट्रॉन इत्यादि मूल कण बने होते हैं। ये आपको समझने वाली बात है कि इसके संयोग से ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि मूल कण बने होते हैं। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करिए आपके पास ये प्रोटॉन है, क्या है? प्रोटॉन है, ओके। और ये न्यूट्रॉन है, क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अगर ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में दो अप क्वार्क्स होते हैं। जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है, ये प्रकार है इसके। अभी हम लोग इसके प्रकार भी समझ ले रहे हैं। तो इसका जो संकेत अक्षर होता है उसको हम लोग यू से लिख देते हैं। ये हो गया अप क्वार्क्स, यहाँ दूसरा अप क्वार्क्स, दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क, इससे मिलकर बने होते हैं। और ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्या था? तो ये था प्रोटॉन, ओके। ये क्या था? तो ये था न्यूट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन था, ये न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और दो डाउन क्वार्क होते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे दो अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, यहाँ पे एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिलके किसका निर्माण करते हैं? न्यूट्रॉन का। तो इस प्रकार से इनके संयोग से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मूल कण होते हैं और भी वो बने होते हैं। किसने बताया? गैलमान ने बताया। इनके एक सहयोगी भी थे, हालांकि आप इनको ही जानिए, ये, ओके। और भी चीजें इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि क्वार्क क्या होता है। चलो, ये हो गया आपका, इसके संयोग से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि मूल कण बने होते हैं। आपने क्वार्क के बारे में जान लिया, क्वार्क क्या है, किसने बताया, ठीक है, ओके। अब बात आती है इसके प्रकारों की, ये कितने प्रकार का होता होगा। आपने कहा कि अप क्वार्क, डाउन क्वार्क इसके प्रकार हैं, तो ये कितने प्रकार का है कुल मिला के?
तो इसके प्रकार आप ऐसे हेडिंग कर लेंगे, प्रकार। तो ये कुल मिला के 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का बेटा? तो बोलेंगे 6 प्रकार का। कौन कौन से? तो पहला देखिए, दूसरा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इनके संकेताक्षर पहले हम लोग लिख लेंगे। इसको यू से लिखते हैं, फिर इसको डी से, एस से, और फिर सी से, बी और टी। ये हो गया, ठीक है। ये 6 प्रकार के आपके कॉर्क होते हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, और फिर चार्म, फिर बॉटम, फिर टॉप। तो इनके पूरा नाम भी हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है। जैसे यू किसका संकेत अक्षर था? अप कॉर्क का, अप कॉर्क। चलो, डी तो बोलेंगे डाउन, डाउन कॉर्क। एस बोलेंगे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कॉर्क। सी चार्म कॉर्क। ओके, फिर क्या है बेटा? बोलेंगे बॉटम, बॉटम कॉर्क। और टी का मतलब बोलेंगे बेटा टॉप कॉर्क। ये आपका हो गया, ठीक है, टॉप कॉर्क। ठीक है, ये इतने प्रकार के आपके हो गए कॉर्क। चलो, ठीक है, ये हो गया। बात समझ में आई? तो कॉर्क कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम और टॉप कॉर्क। हम इसको पढ़ क्यों रहे थे? तो हम इसको पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बढ़िया से समझने के लिए। क्यों? क्योंकि गैलमान ने बताया कि इन पर जो आवेश पाए गए, इन पर जो आवेश के मान थे वो कुछ इस प्रकार थे। जैसे आप कॉर्क की बात करें तो इस पर जो आवेश था वो कुछ इस प्रकार से था, +2/3 × E। अगर हम बात करें डाउन कॉर्क की तो इस पर जो आवेश का मान था वो -1/3 × अगर हम स्ट्रेंज की बात करें तो इस पर जो आवेश मिला वो कुछ इस प्रकार से था कि -1/3 × E। और चार्म की बात करें तो उस पर था +2/3 × E। और बॉटम की बात करें तो इस पे -1/3 × E। और टॉप की बात करें तो इस पर भी जो आवेश के मान थे वो +2/3 × E। इस प्रकार से आवेश मिले। बात समझ में आ रही? आप याद रखना कि ये जो दो अप और डाउन प्रकार के जो कॉर्क्स हैं, ये अप और डाउन, वो इन चारों जो शेष 4 बचे हैं इनकी अपेक्षाकृत ज़्यादा अस्थायी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वैसे तो कोई भी स्टेबल नहीं है, आप इतना याद रखना, कोई भी मुक्त रूप से आपको नहीं मिलेगा, सारे के सारे इनके संयोग के रूप में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात आती है कि हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्या पढ़ा था? यहाँ ध्यान देना। बट हम लोगों ने सीखा कि प्रकृति में जो आवेश का मान होगा वो ±n × E होता है। बात समझ में आ रही? और ये भी आपने सीखा कि E क्या है? तो हम लोग बोलते थे भैया जो E है वो फंडामेंटल चार्ज। क्या है? फंडामेंटल चार्ज।
मीन्स मूल आवेश, मूल आवेश। चलो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ इसको, मूल आवेश, या फिर आप इसको याद रखेंगे ये प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश था, न्यूनतम आवेश। बात समझ में आ रही है? मूल आवेश से न्यूनतम आवेश। क्लियर? एन क्या था? तो हम लोग जानते थे जो एन होता था वो एक पूर्णांक होता था। क्या होता था? पूर्णांक होता था। लेकिन अगर हम इसकी तुलना इससे करें तो देखो n इंटू ई, एन की जगह लिखा क्या है? 2/3, 1/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3। तो क्या 1/3 और 2/3 पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं। मीन्स यहाँ जो क्वार्क कण में आवेश पाए गए वो ई का जो मल्टीपल था यानी 2/3 या फिर 1/3 वो पूर्णांक नहीं था, वो पूर्णांक नहीं था। तो क्या हम लोग ये गलत पढ़ रहे थे या फिर ये गलत है? तो दोनों ही गलत नहीं है। तो सही क्या है? इस बात को कैसे हम लोग समझें कि वो भी सही है और ये भी सही है? तो आपको लिखना होगा इसके लिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने पढ़ लिया है। आपको लिखना होगा क्या कि चूंकि चूंकि क्वार्क या मुक्त क्वार्क, मुक्त क्वार्क्स की उपस्थिति, ऐसे आप लिख लेंगे, चूंकि मुक्त क्वार्क्स की उपस्थिति प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित नहीं है। मैं एक एक लाइन समझाऊंगा अभी, नहीं है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसलिए आवेश का क्वांटम अब भी स्मॉल ई ही लिया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब आप समझिए, इन दोनों लाइंस का मतलब समझिए। मैंने कहा चूंकि मुक्त क्वार्क्स की उपस्थिति प्रमाणित नहीं है, यानी ये जो आप क्वार्क्स पढ़ रहे हो, अप डाउन स्ट्रेन चार्म बॉटम टॉप, ये सब जो पढ़ रहे हो ये वास्तव में मुक्त रूप में आपको मिलेंगे ही नहीं। ये संगठन के रूप में यानी संयोग के रूप में मिलेंगे। इन्हीं से मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो अन्य मूलकण है वो बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जब मुक्त रूप में है ही नहीं है तो सबसे छोटा आवेश तो हम ई ही लेंगे, क्योंकि मुक्त रूप में सबसे छोटा आवेश यानी न्यूनतम आवेश ई ही मिलता है, और इसी को हम लोग मूल आवेश बोलते हैं। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है तो वो आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यानी प्रकृति में मुक्त रूप से अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटा आवेश यही है। क्लियर? इसीलिए हम इसको मूल आवेश बोलते हैं, क्योंकि जितना भी आवेश बना होगा इसी के मल्टीपल के रूप में होगा, इसी से मिलकर बना होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा आवेश है। और मल्टीपल कैसा होगा? वो पूर्णांक होगा। यहाँ पे पूर्णांक नहीं होने का मतलब क्या है? तो ये मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये मुक्त रूप में है ही नहीं, इसलिए हम आवेश का क्वांटम अब भी कितना लेंगे? ई ही लेंगे। अब मान लो भविष्य में जो ये क्वार्क हैं मुक्त रूप में मिल भी जाते हैं तो क्या ये गलत हो जाएगा क्वांटम प्रकृति आवेश की? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आवेश की क्वांटम प्रकृति रहेगी, अपितु बदलेगा क्या? ये जो क्वांटम आपने लिया है, क्वांटम की वैल्यू ली है, सबसे छोटा मान लिया है आवेश का 1.6 × 10⁻⁻19, ये बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आप हमेशा
तैयार रहना इस बात के लिए कि Q बराबर जो आपने प्लस माइनस n इंटू ई पढ़ा है ये सही है और ये सही रहेगा भविष्य में भी। बात समझ में आई? बशर्ते होगा क्या, क्वांटम प्रकृति इसकी हमेशा रहेगी। अगर मान लो ये मुक्त रूप में भविष्य में मिलते भी, अभी तो प्रमाणित नहीं है, भविष्य में मिलते भी हैं तो केवल इसकी क्वांटम की वैल्यू बदल जाएगी बस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये आप ऐसे लिख लेंगे। चलो, तो आपको मुझे लगता है कि क्वार्क के बारे में बढ़िया से नॉलेज हो गया और क्वांटम प्रकृति पे भी भरोसा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो है आपका आवेशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मीन्स आवेशन की विधियां, हम कितने विधि से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक वस्तु को निम्न विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। वो 3 विधियां आपके सामने लिखी हैं, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा। मीन्स कंडक्शन मेथड, प्रेरण मेथड और फ्रिक्शन मेथड। इनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को। बात समझ में आ रही? तो वही कंडक्शन मीन्स चालन द्वारा आवेशित करने पे वस्तु पे आवेश की प्रकृति कैसे होगा। मान लो किसी वस्तु हम आवेशित कर रहे हैं, मान लो इस रॉड से हम आवेशित कर रहे हैं उस वस्तु, तो वो किस प्रकृति की आवेश उस पर जनरेट होगा? तो समान प्रकृति, जिस प्रकृति के आवेश से आप उत्पन्न करा रहे होंगे आवेश, उसी प्रकृति का आवेश उस पर उत्पन्न होगा। जैसे अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्या हम लोग लिख लेंगे कि मान लो चालन द्वारा आप आवेश उत्पन्न कराते हो तो क्या होने वाला है, इस विधि में ध्यान रखें, इस विधि में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि जब हम चालन द्वारा आवेश उत्पन्न कराते हैं किसी वस्तु पर तो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ओके, लेकिन जब प्रेरण द्वारा कराते हैं तो क्या आपको देखने को मिलेगा, अभी हम लोग करके सीखेंगे एक एक बात में, ठीक है। अगर हम प्रेरण द्वारा करें तो ध्यान देना, इस विधि में अनावेशित वस्तु जो आवेशित नहीं था, ठीक है, उसके निकटवर्ती सतह पर ऐसे लिख लेंगे, अनावेशित वस्तु की निकटवर्ती सतह पर विपरीत प्रकार का, कौन सा विपरीत, व दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ये आप याद रखेंगे कि अनावेशित वस्तु के निकटवर्ती सतह पर विपरीत व दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ओके, घर्षण विधि में इसमें तो दोनों वस्तुओं पे उत्पन्न होगा, और कैसा, दोनों वस्तुओं पर विपरीत, हाँ ऐसे लिख लेंगे, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ये बात आप याद रखेंगे।
अगर हम घर्षण द्वारा आवेशन कराएंगे तो दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। अगर हम प्रेरण द्वारा, तो अनावेशित जो वस्तु होगी उसके निकटवर्ती सतह पर विपरीत व दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। अगर हम चालन द्वारा आवेशित कराएंगे तो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, क्या, अनावेशित वस्तु पर, इस पर अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, ऐसा लिखेंगे। अनावेशित वस्तु पर, ठीक है, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, ये आप लिख लेंगे चालन में। ठीक है, उत्पन्न होता है, ओके। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लिख लेंगे निकटवर्ती सतह पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, ऐसे लिख लें। अब इनको हम लोग करके सीखते हैं कि कैसे उत्पन्न होता है। और चालन में क्या कराना होता है, इसमें स्पर्श कराना होता है, इसलिए इसको स्पर्श विधि भी बोलते हैं। प्रेरण में हमको थोड़ा सा समीप ले जाना होता है, स्पर्श नहीं कराना होता। घर्षण में रगड़ना होता है। चलो करके देखते हैं, एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला, क्या, कंडक्शन मेथड, मीन्स चालन विधि। इसको हम लोग समझेंगे। चलो, इससे हम लोग कैसे आवेश उत्पन्न करा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक कोई चालक गोला ले लो। चलो मैंने ले लिया कि ये चालक गोला है, ओके। और इसको क्या कराना है, एक विद्युत रोधी स्टैंड से कस देना है। बता रहा हूँ क्यों। ये मान लीजिएगा कि ये विद्युत रोधी एक स्टैंड है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कस देंगे, ठीक है। ये विद्युत रोधी स्टैंड हो गया, इसको कस देंगे। और समझा रहा हूँ, आप लिख भी दीजिए। ये क्या है, तो बोलेंगे चालक है। क्या है, चालक। ये क्या है, तो बोलेंगे विद्युत रोधी स्टैंड है। विद्युत रोधी स्टैंड, ये लिख देंगे। ये चालक हो गया, ये विद्युत रोधी स्टैंड हो गया, ओके। थोड़ा सा इधर कर दे ताकि आपको दिखाई, ठीक है। ये आपका हो गया फिगर फर्स्ट। अब इसके बाद आपको ये वाला स्टेप करना है। करना क्या है, वही चालक, वही विद्युत रोधी स्टैंड रखना है। अच्छा, विद्युत रोधी स्टैंड हम लगाए क्यों हैं, क्योंकि अगर हम चालक को किसी वस्तु द्वारा आवेश देंगे और यहाँ विद्युत रोधी स्टैंड नहीं हुआ, कोई चालक पदार्थ या धातु रखा है, तो उसमें से आवेश क्या होगा, चला जाएगा। तो जो आवेश हम चालक को दें वो उसी पर स्थिर हो, इसके लिए हमने क्या किया है, विद्युत रोधी स्टैंड लगा दिया कि इसी पर आवेश रहे और कहीं जा ना सके, विद्युत रोधी में से आवेश पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ये चीज। अभी विद्युत रोधी के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, वही आपका चालक गोला है और वही आपका विद्युत रोधी स्टैंड है। अब हम लोगों को क्या करना है, कोई एक आवेशित वस्तु इसमें लाके स्पर्श करानी है। तो हम मान लेंगे हमारे पास एक आवेशित छड़ है। क्या है, एक आवेशित
क्षण है, चलो मैं ले लेता हूँ ये इस प्रकार से। ये क्या है? आवेशित क्षण है। और इसको हम क्या करेंगे, लाके इसमें ऐसे स्पर्श करा देंगे। क्या करेंगे? ऐसे इसमें लाके स्पर्श करा देंगे। लो ऐसे करवा दिए। अब इस आवेशित क्षण को आप धनावेशित भी मान सकते हो, ऋणावेशित भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो आप मानिए। अगर मैं इसको धनावेशित मानूं, अगर मैं इसको मानूं कि इस पर धनावेश है, कौन सा आवेश है? धनावेश। ये इस प्रकार से तो स्पर्श कराने के बाद होगा क्या? ये सेकंड फिगर होगा, मीन्स इसके बाद ये क्या है? तो हम लोग लिख देंगे कि भैया ये जो है वो एक धनावेशित क्षण है। क्या है बेटा? तो धनावेशित क्षण है। अच्छा, ये रॉड होगा, ठीक है। ये धनावेशित क्षण आप स्पर्श कराएंगे, और जैसे ही स्पर्श कराओगे, ये धनावेशित क्षण हुआ कैसे? आपको पता है धनावेशित तभी हुआ होगा जब इससे इलेक्ट्रॉन चले गए। धनावेश का मतलब प्रोटॉनों का आवेश है, यानी प्रोटॉनों की संख्या इसमें ज्यादा है। ज्यादा कैसे हुई? प्रोटॉन तो कहीं से आता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इससे चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यह धनावेशित हुआ होगा। और जैसे ही आप इसको स्पर्श कराओगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, आपको देखने को मिलेगा कि इस चालक गोले में से इलेक्ट्रॉन इस क्षण में आएंगे। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। किसमें? चालक गोले में से इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? क्षण में आएंगे। ये चीज क्षण में आएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपको जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन चालक गोले में से किस में आएंगे? धनावेशित क्षण में आएंगे। तो चालक का गोला कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, तो इसलिए इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। कौन सा आवेश हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। इस प्रकार से बात समझ में आ रही है? और आपको करना क्या होगा? इसको हटा देना है। अब आपको क्या करना है? इसको ऐसे हटा देना है। बात समझ में आ रही है? ये आपका थर्ड फिगर होगा। बात समझ में आ रही है? ये अब बताओ, चालन द्वारा आपने आवेशित किया इस वस्तु को, नहीं किया? बोलेंगे किया। कैसे किया आपने? फिर से समझते हैं। आपके पास एक चालक गोला था, एक विद्युत रोधी स्टैंड था। विद्युत रोधी किस लिए था आपको पता है? अगर हम इस चालक गोला को एक धनावेशित क्षण से या ऋणावेशित क्षण से, किसी से भी आप स्पर्श कराओगे, और जैसे ही आप स्पर्श कराओगे, आप जानते हो इस पर धनावेश कैसे था? इलेक्ट्रॉन चला गया था। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसमें से इसमें आने लगेंगे। किसमें से? चालक में से इलेक्ट्रॉन किसमें आने लगेंगे? धनावेशित क्षण में। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या हुआ? धनावेश ज्यादा। धनावेश का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, और प्रोटॉन अधिक होने का मतलब इस पर धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनावेश ऐसे आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? धनावेशित क्षण को हटा देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो चालक गोला था वो धनावेशित हो गया। अब ध्यान देना, पहले वाले सेंटेंस पे ध्यान देना। मैंने लिखा था अनावेशित जो वस्तु था उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अनावेशित जो चालक था, आप यहाँ चालक भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? चालक। ये अनावेशित जो चालक था उस पर आप देख पा रहे हो क्या हुआ? समान प्रकृति का, यानी आपका धनावेशित क्षण था तो धनावेश ही आया। अगर ऋणावेशित क्षण होता, ध्यान देना, अगर ऋणावेशित क्षण होता तो ऋणावेश कैसे हुआ था? आपको पता है ऋणावेशित इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर आया रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसमें जाने लगेगा? आवेशित, वो अनावेशित चालक गोले में।
और जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। यानी जब आप ऋणावेशित छड़ लाते तो ऋणावेशित होगा, धनावेशित छड़ लाए स्पर्श कराए तो धनावेशित हुआ। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि अनावेशित चालक पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है जो आप छड़ ले जाओगे। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई चालन विधि। अब हम लोग दूसरी विधि समझने वाले हैं और उसका नाम क्या है, तो हम लोग लिखेंगे इंडक्शन मेथड। कौन सा? इंडक्शन मेथड। मीन्स प्रेरण विधि। क्या लिखेंगे बेटा? प्रेरण विधि। और इस विधि से हम लोग समझने वाले हैं, इस विधि को बढ़िया से समझने वाले हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से चलो करना क्या है इसमें, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट मेथड देखिएगा, इसमें हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड देखिएगा क्या है, करना क्या है आपको, कोई भी दो धातु के गोले ले लेने हैं। चलो मैंने ले लिया, एक ये है, सपोज कर लो, एक ये है, ओके, और दूसरा ये है। हम दोनों को क्या करेंगे, विद्युत रोधी स्टैंड से कस देंगे। दोनों स्पर्श में है, क्या है, दोनों स्पर्श में है। स्पर्श करा के हम दोनों को विद्युत रोधी स्टैंड से कसने वाले हैं ताकि इस पर जो आवेश का मात्रा हो वो कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए। इसको भी क्या करेंगे, विद्युत रोधी स्टैंड से। ठीक है, तो दो धातु के गोले हो गए, दोनों को मैंने क्या किया है, विद्युत रोधी स्टैंड से कस दिया है और दोनों को स्पर्श करा के रख दिया है। दोनों को क्या किया, स्पर्श करा के रख दिया। ये फर्स्ट फिगर होगी, पहली बार में आपको ये करना है। ठीक है, ये दोनों है क्या, तो हम लोग लिख देंगे कि भैया ये दोनों के दोनों जो हैं वो धातु के गोले हैं। क्या हैं, धातु के गोले। ओके, ये दोनों क्या है, तो बोलेंगे विद्युत रोधी स्टैंड। क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड। ओके, ये आपका फर्स्ट फिगर। ठीक है, ये दोनों के दोनों कौन है, विद्युत रोधी स्टैंड। अभी दोनों क्या है, अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक, सेकंड बार में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको इनके समय, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया गया है तो समझना है। ठीक है, सेकंड बार में आपको क्या करना है, कोई आवेशित क्षण इनके समीप लेकर आना है। क्या करना है, समीप लेकर आना है, स्पर्श बिल्कुल भी नहीं कराना है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम सपोज कर ले रहे हैं, हमारे पास एक कोई भी आप ले सकते हो, चाहे धनावेशित चाहे ऋणावेशित, जो आपका मन है। चलो इसको दो मेथड से बताना है, एक में मैं धनावेशित ले रहा हूँ और दूसरे में मैं ऋणावेशित कर दूंगा। ओके, चलो ये होगा, इसको क्या करना है, इसके समीप लेकर आना है। हम मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये। आपने क्या किया, इनके समीप आप इस क्षण को लेकर आए, होगा क्या, आपको पता है, थोड़ा ठीक से कर दें। ओके, आपको एक बात पता है कि जितने भी इसमें धनावेश होंगे उनको प्रतिकर्षित करेगा, और चूंकि स्पर्श है तो धनावेश सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ दूर आके, अब इसके बाद तो जाने का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए सब इससे दूर जो सतह है
इस पर आकर के होंगे ऐसे वितरित हो जाएंगे इस तरीके से, धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और जितने भी ऋणावेश होंगे उनको आकर्षित करेगा। मीन्स ऋणावेश क्या होंगे, इस वाले सतह पर क्या होंगे, आ जाएंगे, निकटवर्ती सतह पर आ जाएंगे। अब इसके बाद तो बाहर आ नहीं सकते, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या हुई, ये यहाँ पर निकटवर्ती सतह पर नेगेटिव चार्ज और दूर वाले सतह पर समान प्रकार का आवेश यानी धन आवेश वितरित हो जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये कौन सा, सेकंड फिगर आपका, ये सेकंड स्टेप हुआ, बात समझ में आ रही। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये इस वाली लाइन को। सबसे पहले अनावेशित वस्तु के निकटवर्ती सतह पर विपरीत व दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो निकटवर्ती सतह पर विपरीत, ये धनावेशित क्षण लाए थे तो माइनस हुआ, माइनस चार्ज मिला, और दूर वाली सतह पर आपको समान प्रकृति का आवेश मिला। और इस समय संपर्क में है तो ये दो अलग अलग वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, एक ही वस्तु का निकटवर्ती सतह, ये दूर वाली सतह। बात समझ में आ गई इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों गोलों को अलग कर देना है, दोनों गोलों को क्या करना है, अलग कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये क्षण नहीं हटानी, जैसे ही क्षण हटाओगे सब एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले दोनों आवेशित गोलों को अलग करना है। तो तीसरा स्टेप आपका क्या होने वाला है, वो ये क्षण यहाँ पे रहेगा, इसको रखना है और इसको रखते हुए इनको अलग करना है इस तरीके। और जैसे ही इनको पर्याप्त दूरी पे आप क्या करोगे, अलग करोगे, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, इधर आकर्षण के कारण इसी सतह पर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो क्या होगा, ऐसे वितरित हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित। अब चौथे स्टेप में जाके आपको क्या करना है, ये क्षण भी हटा लेनी है। चौथे स्टेप में आपको ये क्षण हटा लेना है। चलो ये आपका फोर्थ स्टेप होगा। और जैसे ही आप क्षण हटाओगे तो आकर्षण के कारण ही तो माइनस चार्ज सतह पर था, अब कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है, इसलिए माइनस चार्ज भी क्या होगा, इस पर एक समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा। तो ये था आपका प्रेरण विधि से किसी वस्तु को आवेशित करना, और आपने आवेशित कर दिया, देख सकते हो इसको आराम से। पहला स्टेप क्या था, दोनों आवेशित गोले ले लिए, विद्युत रोटेशन से कस दिए, स्पर्श करा के रख दिए। दूसरे स्टेप में कोई आवेशित क्षण लाएंगे उसके समीप, तो निकटवर्ती सतह पर विपरीत प्रकार का, जबकि दूर वाली सतह पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। तीसरे स्टेप में क्या करना है, क्षण को वही रखना है और दोनों गोलों को अलग कर देना है। इससे होगा क्या, जो इस पर आवेश था धनावेश वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण का कोई मामला नहीं है। चौथे स्टेप में क्या करना है, आपको इस वाले क्षण को भी हटा देना है। हटाने से होगा क्या, इस पर भी कोई आकर्षण बल लगेगा नहीं, तो माइनस चार्ज भी इस पर एक समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये देखो समान वाला जो गोला था, जो निकटवर्ती गोला था, उस पर विपरीत प्रकार का आवेश धनावेश क्षण लाए थे तो निगेटिव प्राप्त हुआ, और जो दूर वाला गोला था उस पर धनावेशित यानी कि समान प्रकृति का धनावेशित क्षण लाए थे तो धनावेश है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको आवेशित कर सकते हैं, वो ये है प्रेरण का ही सेकंड मेथड। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक गोला ले लेना है, आपको क्या करना है, एक अनावेशित गोला ले लेना है। चलो ले लिया भाई, ठीक है, ये हो गया। इसको आपको विद्युत रोधी स्टैंड से कस देना है। कसने का फायदा आपको पता है, ओके। आपने इसको विद्युत रोधी स्टैंड से क्या किया, कस दिया, ठीक है। आप लिख भी दीजिए, ये क्या है, तो बोलेंगे ये क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ये अनावेशित गोला है। क्या है, अनावेशित गोला,
ओके, ये क्या है? तो ये विद्युत रोधी स्टैंड है। क्या है बेटा? विद्युत रोधी स्टैंड। ओके, ये आपका था फर्स्ट फिगर। क्या था? फर्स्ट फिगर। इसके बाद क्या करना है हमको? सेम प्रक्रिया करनी है। आपको कोई आवेशित छड़ लेना है और इसके समीप लाना है, स्पर्श नहीं कराना है। ध्यान देना, इसके समीप आपको लाना है। चलो प्रयास करते हैं। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, तो एक आवेशित छड़ ले लेंगे और इसके समीप लेकर आएंगे। अब ये आवेशित क्षण किसी भी प्रकृति का हो सकता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो आपने एक बार पॉजिटिव लिया है, दूसरी बार नेगेटिव करके समझ लेते हैं। मान लो इस पर ऐसे ऋण आवेश है, ये ठीक है। और जैसे ही आप इसके समीप लाओगे, पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी ओर खींचेगा और नेगेटिव वाले को प्रतिकर्षित करेगा। तो जितने भी इसमें धन आवेश होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, उनको ये आकर्षित करेगा और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इस तरीके से बात समझ में आ रही? ये माइनस चार्ज को क्या किया? प्रतिकर्षित कर दिया। ओके, अब क्या करना है? अब आपको तीसरे स्टेप में इस क्षण को ऐसे रखते हुए, इस क्षण को हम लोग नहीं हटाएंगे, क्षण को ऐसे समीप रखते हुए दूसरी सतह को, दूसरी सतह को ग्राउंडिंग कर देनी है, यानी अर्थिंग दे देनी, पृथ्वी से जोड़ देना है। ठीक है, देखो जोड़ने के फायदे क्या होंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। आपको क्या करनी है? इसको ऐसे जोड़ देना है, ध्यान देना। ये लेंगे और इसको हम लोग पृथ्वी से ऐसे जोड़ देंगे। ये पृथ्वी से क्या करना है? जोड़ देना, अर्थिंग दे देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा? ध्यान देना, इससे यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश। क्या है? ऋण आवेश। यानी जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। जितने भी यहाँ से नेगेटिव चार्ज होंगे, ये नेगेटिव चार्ज होंगे, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? वो पृथ्वी में चले जाएंगे। और पृथ्वी में जाने का मतलब हुआ यहाँ कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी है वो अपने अंदर कितना भी उसको धन आवेश या ऋण आवेश दो, अपने अंदर समाहित करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर यहीं पे आप धन आवेशित छड़ ले होते तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ की ओर ऐसे कर देता, ऐसे इधर क्या आ जाता? धनात्मक धनात्मक आ जाता। तो वो क्या होता? अब धन आवेश क्या पृथ्वी में जाएंगे? नहीं, उसको कहा जाता है, वास्तव में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते और इनको निरावेशित कर देते। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते, दूसरे मामले में भी यही होता, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते और इसको निरावेशित कर देते। तो चाहे धनावेश होगा चाहे ऋणावेश होगा, या तो पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर ऋण आवेशित था, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले गए। धन आवेशित होता तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते उतनी ही मात्रा में और उसको क्या करते? धन, जितना मात्रा में धन आवेश उतनी मात्रा में ऋण आवेश, कुल मिला के निरावेशित कर देते। कॉन्सेप्ट समझ में? तो ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट था। ओके, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ठीक से बना दूँ, कलर वही रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ। ऋण आवेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी। अब क्या करना है आपको? पृथ्वी को हटा देनी है। क्या करनी है? पृथ्वी, पहले रॉड मत हटाना। अगर आप रॉड हटा दिए तो ये जितने भी धन आवेश हैं पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, निरावेशित कर देंगे। पहले आपको पृथ्वी से कनेक्शन इसका हटाना होगा जो आपने जोड़ के रखा है। चलो हटाते हैं। ओके, आपको करना क्या है? चौथे स्टेप में आपको
पृथ्वी से इसका जो संबंध है उसको हटा देना है। पृथ्वी के संबंध को आप जैसे हटाओगे, धनावेश यहाँ आकर्षण के कारण बना हुआ है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये आपका चौथा स्टेप था। पांचवें स्टेप में क्या करना है, आपको इस रॉड को भी हटा देना है। पांचवें स्टेप में आपको इस रॉड को भी हटा देना है। आप हटा दीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पांचवा स्टेप। और जब आपने रॉड को हटा दिया तो आकर्षण के कारण इस पर धनावेश इधर की ओर थोड़े रहेंगे, वो तो आकर्षण के कारण थे। अब ये धनावेश क्या होंगे, इस पर ऐसे वितरित होंगे। इस प्रकार से सारे के सारे धनावेश वितरित होंगे। अब देखो, अभी तो वही बात हुई, मैंने क्या कहा था, अगर आप कोई धनावेशित क्षण या ऋणावेशित क्षण ले जाओगे, कोई भी आवेशित क्षण ले जाओगे, तो निकटवर्ती सतह पर विपरीत प्रकार का और दूर के जो सतह है उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। तो देखो, आप क्या ले गए, ऋणावेशित क्षण ले गए थे, तो निकटवर्ती सतह पर धनावेश और दूर वाली सतह पर ऋणावेश समान प्रकृति का। और फाइनल में देखो, विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। क्या, नेगेटिव चार्ज वाला क्षण ले गए थे, पॉजिटिव चार्ज मिला। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला क्षण लाते तो नेगेटिव चार्ज मिलता। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को आपको बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि प्रेरण विधि में अगर हम अनावेशित वस्तु के निकटवर्ती सतह को देखेंगे तो उस पर विपरीत, और दूर वाली सतह को देखेंगे तो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार से प्रेरण द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को आवेशित करते हैं। और घर्षण द्वारा तो आप सब लोग समझ ही चुके हो, फिर भी इसको देख लेते हैं, घर्षण वाला भी देख लेते हैं ये क्या है। तो आप हेडिंग करेंगे तीसरा नंबर और लिखेंगे फ्रिक्शन मेथड। क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन मेथड। ये मीन्स घर्षण विधि, घर्षण विधि। ये हमको समझनी है। तो आप कोई भी ले सकते हो घर्षण विधि में। आप चाहे आप पहले हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको ले लो कि भैया एक कांच का छड़ है और दूसरा जो है रेशम का कपड़ा है, या फिर आप एबोनाइट की छड़ और फलालेन ले सकते हो, या फिर आप कंघी ले सकते हो और अपने सूखे बाल को ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो। चलो, तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपके पास कांच का छड़ है। कौन सा है, कांच का छड़ है ये, ठीक है, ये कांच है। ये कांच का संकेत होगा, ऐसे बना दो, ये कांच का छड़ हो गया। और आपके पास एक रेशम का कपड़ा है। क्या है ये, रेशम। ये रेशम है, ओके, और ये कांच है, ठीक है। और ये घर्षण के पूर्व है। क्या है, घर्षण के पूर्व, ठीक है। ये आपका फिगर फर्स्ट हो गया। और मान लो आपने घर्षण करा दिया। क्या करा दिया, घर्षण करा दिया। तो ये घर्षण के बाद हो जाएगा। कौन सी स्थिति होगी, घर्षण के बाद की स्थिति, ठीक है। ये सेकंड फिगर। आपने क्या किया, रेशम से कांच को रगड़ दिया, और रगड़ने के बाद हुआ क्या, रगड़ने के बाद आपको मिलेगा कि जो कांच का छड़ है इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में चले आए, रेशम के कपड़े में। कौन चला गया भैया, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन चला गया। कौन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए पता नहीं। तो होगा क्या, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें धनावेशों की संख्या ज़्यादा, यानी प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन हुआ है उतने प्रोटॉन के बराबर इस पर आवेश होगा। तो आप बोलोगे सर जी प्रोटॉन पर तो धनावेश होता है, जाहिर सी बात है इस पर धनावेश हो जाएगा।
इस पर कौन सा आवेश आएगा, तो बोलेंगे धनावेश। कौन सा आवेश, धनावेश। चलो मैं बना दे रहा हूँ। ओके, इस पर धनावेश होगा। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, रेशम के कपड़े में, और रेशम के कपड़े में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर यहाँ पर आवेश होगा। तो आप कह सकते हो सर इलेक्ट्रॉनों पे तो ऋणावेश होता है, तो जाहिर सी बात है इस पर क्या होंगे, ऋणावेश होंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, इसमें ऋणावेश बनाएंगे। तो देखो घर्षण द्वारा जो आवेश उत्पन्न हुआ है, दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। बात समझ में आ रही है। तो जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा हो गया और उतना ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे। तो समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होगा। एक पर धन और दूसरे पर ऋण होगा, विपरीत प्रकार का, क्योंकि एक पर प्रोटॉन के कारण आवेश होगा और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश होगा। तो ये घर्षण विधि में आप देख सकते हो कि विपरीत प्रकार का, समान परिमाण और विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। मान लो कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन गया है, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस पर जो आवेश की मात्रा होगी इस पर वो होगा Q1 = कितना, जितने इलेक्ट्रॉन गए उसकी संख्या ले लो और E से गुणा करा दो। और कौन सा चार्ज होगा, तो हम बोलेंगे प्लस। कौन सा चार्ज होगा, तो बोलेंगे धनावेश, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होगा। यहाँ पे Q2 आवेश अगर माने तो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं ज़्यादा, n, ठीक है। क्वांटम से आप गुणा करा देंगे और किस प्रकार का चार्ज होगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश हुआ। तो आप इस स्टेटमेंट को भी बढ़िया से समझ सकते हैं। ये घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे। अब हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर आप बार बार विद्युत रोधी बोल रहे थे, चालक बोल रहे थे, वो सब क्या होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी चालक और अचालक पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। चलो, तो कंडक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है इस पर विशेष ध्यान देंगे। कंडक्टर्स का मतलब होता है चालक। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखेंगे बेटा कि जो चालक होता है, लिखेंगे इसकी परिभाषा में एक लाइन में ऐसे लिख लेंगे कि सबसे पहले तो वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह, किसका, आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है। सुगमता से होता है। ओके। वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, मीन्स सुगमता का मतलब सहजता से होता है, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। चलो, ये आपने लिख लिया। और भी सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे, जैसे लगभग सभी धातुएं ये चालक होती है। उसके बाद मानव, जो मनुष्य हो गए उनका शरीर, जो जंतुओं का शरीर है, जंतु शरीर, पृथ्वी, बात समझ में आ रही है, इत्यादि। ये सब क्या है बेटा, चालक है। धातुएं हो गई, मानव हो गए, हम आप जैसे, बात समझ में आ रही, जंतुओं के शरीर हो गए या फिर पृथ्वी हो गया, ये सब क्या है, चालक के अंतर्गत आते हैं। इनमें से क्या होता है, आवेश। आवेश को आपने पढ़ा ही होगा, ये
इस पर ध्यान देना है। आवेश का प्रवाह क्या होता है? सुगमता से होता है। बात समझ में आ रही? तो इन सब में आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, इसलिए ये सब क्या है? चालक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, लेकिन इनमें प्रवाह होता कैसे है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ में लिखते चलेंगे। एक पॉइंट लिखेंगे, वो ये कि चालक में गतिशील, ध्यान देना, गतिशील आवेशित कण, गतिशील आवेशित कण होते हैं। इसका बात समझना बढ़िया से। चालक में गतिशील आवेशित कण होते हैं। कौन? गतिशील आवेशित कण, जिन्हें हम लोग आवेश वाहक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आवेश वाहक, मीन्स चार्ज कैरियर। ये आवेश वाहक कहते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश वाहक कहते हैं। अच्छा, ध्यान देना, जो चालक होते हैं बेटा, उसमें गतिशील आवेश कण पाए जाते हैं। गतिशील का मतलब गति कर रहे होंगे, आवेशित कण का मतलब ऐसे पार्टिकल जिन पर आवेश होता है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? आवेश वाहक बोलते हैं, चार्ज कैरियर बोलते हैं। यानी जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। बात समझ आ रही है? ये आवेश वाहक हो गए। क्योंकि चालक में आपने बोला कि आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, तो आवेशों को प्रवाहित कौन कराता है? वो यही आवेश वाहक ही कराते हैं, और यही चालक में विद्यमान होते हैं, इसीलिए उसमें आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे, क्या? जैसे आप लोग देखते होंगे कि धात्विक चालक लिखा होता हो। कौन सा? धात्विक, धात्विक चालक। एक तो ये हो गया। आप पढ़ते होंगे अपघटनी चालक। क्या पढ़ते होंगे बेटा? अपघटनी, अपघटनी चालक। बात समझ में आ रही? तो धात्विक चालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? इसमें आवेश वाहक हम लोग देखेंगे, और अपघटनी चालकों में आवेश वाहक देखेंगे। ओके, धात्विक चालक तो आपको पता होगा, धातु जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब। अपघटनी चालकों का मतलब आप ऐसे समझिए, ऐसे लिक्विड से हैं जिनमें आयनों द्वारा आवेश प्रवाहित होता है। जैसे मान लो बैटरी में जो लिक्विड डाला जाता है, रासायनिक घोल डाला जाता है, जिसको आप वैद्युत अपघट्य बोलते हो। बात समझ में आ रही है? उस प्रकार की चालक की बात हो रही है। तो इसमें आवेश वाहक कौन होते हैं? जो धात्विक चालक है, तो हम लोग बोलेंगे धात्विक चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, आप याद रखना, जितने भी धात्विक चालक होंगे, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, उन सब में कौन पाए जाते होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश वाहक है, यानी कि गतिशील आवेशित कण होते हैं। यही क्या करते हैं? आवेश को प्रवाहित कराते हैं। बात समझ में आ रही है? और अपघटनी चालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे आयन। कौन से आयन? धन आयन या ऋण आयन, दोनों हो सकते हैं। कौन से आयन? आयन। इसमें आयनों द्वारा होता है। कौन से? तो बोलेंगे या तो धन आयन होगा, और या फिर धन आयन एंड ऋण आयन, इनके द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पे और लिख लो,
धन आयन और ऋण आयन। बात समझ में आ रही है? धन आयन और ऋण आयन द्वारा अपघटनी चालकों में आवेशों का प्रवाह होता है, यानी ये गतिशील होते हैं, आवेशित कण होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आवेश वाहक बोलते हैं। तो धात्विक चालकों में कौन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अपघटनी चालक में आयन होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब एक चीज आप और लास्ट में लिख लेंगे, क्या? एक पॉइंट है, कभी भी आप हमेशा याद रखिएगा, चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि अगर हम उसको आवेश देंगे तो वो प्रतिकर्षण के कारण उसके सतह पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता। चालक के भीतर आवेश शून्य होता है। आवेश शून्य होता है। बात समझ में आ रही है? चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, वहां पे आवेश शून्य होगा। अगर आप किसी चालक को आवेश दोगे तो क्या होगा? प्रसारित होकर, यानी कि पुनः वितरित हो जाएगा और कहाँ हो जाएगा? उसके सतह पर आ जाएगा, बाहरी सतह पर आ जाएगा। इतनी बात याद रखना चालकों के लिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ में आ रही है? क्या वह पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, यानी आसानी से हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल के लिए, सभी धातुएं, मानव, जल, सूर्य, पृथ्वी इत्यादि चालक में गतिशील आवेशित कण होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम लोग आवेश वाहक कहते हैं, यानी चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है। धात्विक चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अपघटनी चालक में आवेश वाहक आयन, यानी धन और ऋण आयन होते हैं। अच्छा, चालक के भीतर आवेश शून्य होता है। अब आपके मन में होगा सवाल कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस बात को हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसको समझाइए। चलो, इसको आप समझ लीजिए, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज, यानी कि मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं, इसको समझाइए। उसको भी समझा सकते हैं आप। यहाँ पर आप हेडिंग कर लीजिएगा फ्री चार्ज, और यहाँ पे बाउंड चार्ज। चलो, यानी कि मुक्त आवेश, मुक्त आवेश ये क्या होता है, तथा बद्ध आवेश, बद्ध आवेश ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है, इसको हम लोग को समझना है। चलो ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, क्या है? ये आप सपोज कर लीजिए, ये क्या है? चालक। ठीक है। ये सब क्या है? परमाणु है। क्या है बेटा? परमाणु। आप सपोज करेंगे कि ये सब क्या है? परमाणु। चलो, ऐसे यहाँ पे है, मान लो ये यहाँ पे है। ऐसे बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, मान लो ये क्या है? धात्विक चालक है। क्या है बेटा? धातु। क्या है? धातु। अब आप समझना बढ़िया से, धातु है तो जो परमाणु है, परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये अपनी कक्षक को छोड़ के और धातु के जो जालक है वहां पर घूमने लगे, बात समझ में आ रही है, तब हम इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि जैसे ये परमाणु हो गया, मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ,
ये 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 और ये सब क्या है, परमाणु। क्या है बेटा, परमाणु। बाहर लिख दे रहा हूँ इस तरीके से। परमाणु क्या है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, परमाणु। इस बात को आप ऐसे लिख लेंगे। ओके। अब आप जानते हो परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते होंगे। जैसे ये मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये मान लो न्यूक्लियस है। ओके। और हम सपोज करेंगे कि ये क्या है, इसका प्रथम कक्षक है। ये इसका दूसरा कक्षक है, ऐसे। तो ये बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या है, प्लस यानी कि नाभिक है। यहाँ पे क्या है बेटा, तो हम मान लेंगे इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है। क्या है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बेटा, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, यही इलेक्ट्रॉन जब ये अपना बाहरी कोश छोड़ के परमाणु के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर आप लिख सकते हो, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन अपना कोश अपने कोश को छोड़कर ध्यान देना, धातु में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या होता है बेटा, स्वतंत्र होता है, तब इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात आप याद रखना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको बार बार ये परेशान करने वाला है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। हम इसको तब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे जब तक ये अपना बाह्यतम कोश छोड़ के जो जालक है उसका, धातु का, उसमें गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। जब उसमें गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, हम उसको क्या बोल देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। अब वापस आइए और यहाँ पर बढ़िया से समझिए इसको। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें लिख लूँगा, पहले आप समझिए इस बात को। मान लीजिए ये क्या है, परमाणु है इसमें, और परमाणु में जो बाह्यतम कोश के यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, मान लो मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब इधर उधर वो टहल रहे हैं। इसका मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस डायरेक्शन में ऐसे टहल रहा है। इसका मान लो यहाँ पे ये,
बात समझ में आ रही है? ये यहाँ से आया है, सपोज करना ये मान लो यहाँ से ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। मैं ठीक से बना देता हूँ। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो लिखा है आपके पास, ठीक है। ये सारे के सारे कौन है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे। ये क्या है? ये क्या है? तो बोलेंगे परमाणु है। क्या है बेटा? तो ये परमाणु था। ओके। और ये क्या है? तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके। और कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये क्या था? परमाणु का। अब आप कॉन्सेप्ट लगाइए, थोड़ा सा समझिएगा। क्या कि अगर इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो प्रत्येक परमाणु में आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला आया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? चला गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, और प्रोटॉन जितनी संख्या ज़्यादा होगी प्रोटॉनों की, उसके बराबर इस पर आवेश आ जाएगा। उसके बराबर इस पर आवेश आ जाएगा। बात समझ आई? तो प्रोटॉनों पर कैसा आवेश होता है? बोलेंगे धन आवेश। तो इसलिए ध्यान देना, इसलिए इस पर कौन सा आवेश आने वाला है? तो बोलेंगे धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। ऐसे यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गया यानी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? धन आवेश। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा, कौन सा चार्ज? धन आवेश। बात समझ आ रही? लेकिन फर्क क्या है? ये सब गतिशील आवेश हैं। जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन जो है ये गतिशील हैं, गतिशील आवेश हैं, यानी कि मुक्त आवेश। और ये सब जो है आयन जो आपको दिख रहे हैं धन आयन, ये क्या है? स्थिर हैं, स्थिर धन आयन हैं। इन्हीं को बोलते हैं बद्ध आवेश। तो मुक्त आवेश और बद्ध आवेश आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे? बोलेंगे ये जो है बेटा, ये सारे का सारा, 1 मिनट। अच्छा, ये और ये क्या है? तो बोलेंगे बद्ध आवेश। क्या है? बद्ध आवेश। बद्ध आवेश। बात समझ में आ रही है? इसको आप बोल सकते हो स्थिर, रुका हुआ होगा, ये चल थोड़े पाएगा, स्थिर धन आयन। स्थिर धन आयन। और इसके कारण यहाँ कोई आवेश प्रवाहित नहीं होंगे। और ये कौन से हैं जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं? इनको मैं इधर बना रहा हूँ, कलर चेंज कर दूं। कौन सा ले लिया जाए? आप ले लीजिए ये कौन है? तो हम लोग बोलेंगे कि ये है भैया मुक्त आवेश। क्या है? मुक्त आवेश। और वास्तव में ये कौन है? तो ये गतिशील है। क्या है? गतिशील आवेश वाहक। इन्हीं को हम लोग बोलेंगे गतिशील आवेश वाहक, या फिर गतिशील आवेशित कण। गतिशील ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। ऋणावेशित कण ये गतिशील हैं, इसीलिए स्वतंत्र हैं। और ये देखो स्थिर हैं, ये चल नहीं सकते, इसीलिए इनको बद्ध आवेश कहा जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बद्ध आवेश और मुक्त आवेश का। क्लियर? तो धातुओं में मुक्त आवेश होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, देखो मुक्त आवेश होते हैं, ये गतिशील होते हैं, ये चल सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? ये अपने बाह्यतम कोश को छोड़कर और धातु में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऐसा। तो आपने समझा मुक्त आवेश, बद्ध आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से।
अब मुझे लगता है आपको चालक प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। मीन्स अगर हम बात करें अचालक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अचालक। लिखते चलेंगे आप, क्या बोलते हैं, अचालक, ओके। या फिर इसको बोलते हैं विद्युत रोधी, ओके। और फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कुचालक। बात समझ में आ रही है, अचालक, विद्युत रोधी या कुचालक ऐसे बोलते हैं इसको, बात समझे। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो चालक बोलते थे, ओके। या फिर सुचालक भी बोल सकते हो, यानी कि गुड कंडक्टर्स, चालक या सुचालक, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कुचालक, विद्युत रोधी या फिर अचालक क्या होते हैं, ये चीज़ हम लोग समझ में आ गई। इसको सही से कर दिया जाए, हो जाएगा तो कर दिया जाएगा, नहीं होगा रहने, ऐसे, ठीक है। परिभाषा लिखिए आप कि इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे समझ सकते हैं, तो लिखेंगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता या सामान्यतः नहीं होता, नहीं होता, ओके। वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सामान्यतः नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या, वह पदार्थ, चालक में क्या था, वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह होता था, और कुचालक या फिर विद्युत रोधी क्या होगा, वह पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सामान्यतः नहीं होगा और उसमें आसानी से हो जाता था। इसको हम क्या बोलेंगे, कुचालक, अचालक या विद्युत रोधी बोलेंगे। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल दे देंगे इसको कि भैया आप लिख सकते हो कांच, ओके, मोम, ठीक है, रबर, रबड़, और कागज, इस तरीके से प्लास्टिक, ऐसे लिख के चले जाएंगे, और इत्यादि। ये सब पदार्थ क्या हैं, इनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं कुचालक या विद्युत रोधी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ये थोड़ी जगह बचानी पड़ेगी हम लोगों को, इसी में एडजस्ट करना होगा। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें आपको याद रखने लायक बात ये है, इसमें आवेश वाहक नहीं होते, इसमें मुक्त आवेश नहीं होते, इसमें बद्ध आवेश होते हैं, यानी हम आवेश को जहाँ देंगे वहीं पे आवेश स्थिर रहेगा। बात समझ में आ रही है, यानी कुचालकों में आवेश कहीं भी हो सकता है, पदार्थ के भीतर भी हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें बद्ध आवेश होता है, इसमें बद्ध आवेश होता है, मुक्त आवेश नहीं होता, मुक्त आवेश में नहीं होता, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आई। अगर बद्ध आवेश है तो आप किसी भी भाग को आवेश दोगे कुचालक पदार्थ के, तो वो आवेश वहीं पे स्थिर रहेगा,
वो आवेश क्या होगा, वहीं पे स्थिर रहेगा, वो चल नहीं सकता। ये बात हो गई। तो इसमें आवेश कहीं भी हो सकता है, पदार्थ के भीतर भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक की। इसकी बात कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बढ़िया से लिखेंगे। ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, परावैद्युत। क्या बोलते हैं, परावैद्युत बोलते हैं। तो ये है क्या, परावैद्युत क्या है, तो ये है कुचालक पदार्थ। क्या है, कुचालक पदार्थ। कौन सा कुचालक पदार्थ है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे वह कुचालक पदार्थ, वह कुचालक पदार्थ, ध्यान देंगे, वह कुचालक पदार्थ जिनमें या जिसमें विद्युत, ध्यान देना, जिसमें विद्युत प्रभाव, याद रखना, वह कुचालक पदार्थ जिनमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत बिना विद्युत चालन के संचरित होता है। मैं इस बात को समझा रहा हूँ, थोड़ा लैंग्वेज कठिन हो जा रहा है। संचरित होता है, परावैद्युत कहलाता है, परावैद्युत कहलाता है। ये हो गया, बात समझ में आई। हम लोग बोलेंगे वह कुचालक पदार्थ जिसमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, परावैद्युत कहलाता है। अब ये बिना विद्युत चालन के कैसे संचरित होता होगा विद्युत प्रभाव, तो आप ऐसे समझिए जैसे हम किसी ऐसे कुचालक पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें। क्या करें, किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, मान लो इधर धनावेश है और इधर ऋणावेश है, तो उसके बाह्य सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाए, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाए। देखिए कैसे, यहाँ पर ये प्लस है, इधर क्या आ जाए, माइनस माइनस, इसके बाह्य सतह पर क्या होगा, ऐसे माइनस चार्ज आ जाएगा और प्लस वालों को दूर भगाएगा, यानी ये माइनस वाला अपने और आकर्षित करेगा, इधर प्लस। इस प्रकार से देखो इसमें क्या हुआ, अब ये प्लस वाला क्या करेगा, ये जो धातु की प्लेट थी या कोई भी चालक पदार्थ रखा होगा उस पर निगेटिव चार्ज को आकर्षित करेगा, यानी उसके भीतरी सतह पर ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे कुचालक पदार्थ को किसी विद्युत प्रभाव में रखते हैं और उसके बाह्य सतह पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोल देते हैं, परावैद्युत बोल देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो आप ऐसे देख सकते हो, इसको पहले ठीक से लिख लेंगे, ये यहाँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आप लिख सकते हो क्या, कांच कुचालक पदार्थ ही है क्या, मोम भी लिख सकते हो, ओके, कागज भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और आप रबर भी लिख सकते हो, ये हो गया इत्यादि। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो कुचालक पदार्थ होता है वास्तव में वही क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है। तो आपके बुक में या आपसे कोई परावैद्युत की बात करता है तो आपको जनरली अपने दिमाग में लाना है कि वो कुचालक पदार्थ पे बात चल रही है। बात समझ में आ गई। तो आपने सीख लिया कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें आवेशों का प्रवाह सामान्यतः नहीं होता है, विद्युत रोधी कहलाते हैं कुचालक पदार्थ। आवेशों का प्रवाह क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, इसमें आवेश वाहक नहीं होते यानी गतिशील आवेशित कण नहीं होते। तो कौन होता होगा, इसमें बद्ध आवेश होता है। कौन होता है, बद्ध आवेश होता है, गतिशील आवेश नहीं होता। बात समझ में आ रही है, मुक्त आवेश नहीं होता। यहाँ आप लिख भी सकते हो मुक्त आवेश नहीं, मुक्त आवेश
नहीं। बात समझ में आई? मुक्त आवेश ही नहीं है इसका मतलब आवेश वाहक नहीं है, तो आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा कौन? ठीक है, एग्जाम्पल आप ध्यान दें। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, तो वह कुछ अलग पदार्थ जिनमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है परावैद्युत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है तो कांच, मोम, कागज, रबड़ इत्यादि इस तरीके से। अब चालक और अचालक के अतिरिक्त एक और भी पदार्थ होता है और उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और अभी इसके बारे में हम लोग जनरल नॉलेज लेंगे। इसका आप में चैप्टर ही है एक, बृहद नॉलेज हम लोग क्या करेंगे उस चैप्टर में लेंगे। तो अभी के लिए हम लोग सीख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर है क्या, बस इतना है। यानी अर्धचालक, अर्धचालक ये क्या होता है, तो बोलेंगे वह पदार्थ, यहां पर ऐसे लिख लेंगे क्या बेटा, वह पदार्थ। कौन से पदार्थ? जो चालक व अचालक दोनों के बीच का, दोनों के बीच, दोनों के बीच का गुण रखते हैं, गुण रखते हैं। वह पदार्थ जो चालक व अचालक दोनों के बीच का गुण रखते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अर्धचालक कहलाते हैं, दोनों के बीच का गुण रखने वाले कौन से पदार्थ होते हैं? तो एग्जाम्पल, अच्छा दोनों के बीच का गुण का मतलब आप समझिए, इन पदार्थों की जो चालकता होती है वो चालक से थोड़ा कम होती है और कुछ चालक से थोड़ा ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? तो ये हुआ दोनों के बीच का गुण। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जर्मेनियम 32 एंड सिलिकॉन 14, ये दोनों जो हैं वो शुद्ध रूप में प्रकृति में सेमीकंडक्टर के रूप में पाए जाते हैं, यानी अर्धचालक के रूप में पाए जाते हैं, एक अच्छे अर्धचालक। बात समझ में आई? तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करूंगा। आई होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो के मिल जाएंगे। धन्यवाद।